हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सब। हमने यहाँ पर यूनिट स्टार्ट किया था रेडियो फार्मास्यूटिकल। ठीक है। अब हम अभी तक इसके दो पार्ट देख चुके हैं। ठीक है, कितने पार्ट? दो पार्ट हम यहाँ पर इसके देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन, रेडिएशन और हाफ लाइफ के बारे में देख लिया था। ठीक है। और सेकंड पार्ट के में क्या देखा था आपने? मेजरमेंट देखा था रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है। और हैंडलिंग एंड स्टोरेज कंडीशन भी देख ली थी। अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट थर्ड। ठीक है। कौन सा पार्ट? यहाँ पर पार्ट थर्ड हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट थर्ड का नाम है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। रेडियो आइसोटोप आर यूजफुल इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी ऑन थेरेपेटिक एप्लीकेशन, डायग्नोस्टिक एजेंट, स्टरलाइजेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रेडियो आइसोटोप किसके लिए यूज होती है? फार्मेसी फील्ड में थेरेपेटिक एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। डायग्नोस्टिक एजेंट के लिए, डायग्नोस्टिक मतलब उसकी पहचान के लिए, किसी भी डिजीज की पहचान के लिए यूज होती है। ठीक है, डायग्नोस्टिक। और स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन मीन्स क्या हो यहाँ पर? स्टरलाइजेशन का मीन होता है फ्री फ्रॉम ऑफ माइक्रो बैक्टीरिया। ठीक है, फ्री फ्रॉम ऑफ माइक्रो बैक्टीरिया। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसको फ्री फ्रॉम माइक्रो बैक्टीरिया करना है। ठीक है, तो वहां पर क्या अपन देंगे? उसको रेडिएशन देंगे उसको। ठीक है। और रिसर्च में और डेवलपमेंट में भी क्या यूज होगा? रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज होगा। अब देखते हैं इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप। ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन इसकी? फर्स्ट एप्लीकेशन थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप। ठीक है। अब यहाँ पर थेरेपेटिक का मीन क्या हो? यहाँ पर थेरेपेटिक का मीन जो किसी डिजीज को खत्म करता है। ठीक है, जो किसी डिजीज का ट्रीटमेंट करता है वो क्या है यहाँ पर? थेरेपेटिक। ठीक है। अब देखते हैं रेडियो आइसोटोप आर यूज्ड एज एक्सटर्नल और इंटरनल रेडिएशन सोर्स। अब रेडियो आइसोटोप का यहाँ पर एक्सटर्नल भी यूज हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। ठीक है, कैसे कैसे? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से यूज हो सकता है। कैसे? देखते हैं आगे। सिलेक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप का सिलेक्शन किस पर डिपेंडेंट है? किस पर डिपेंड है? तीन कंडीशन पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन है वो एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर। एक तो है एनर्जी ऑफ रेडिएशन, किस पर है? एक तो है एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर। सेकंड है टाइप्स ऑफ रेडिएशन इमिटेड, कोई भी कंपाउंड कितनी एनर्जी रेडिएशन कर रहा है। ठीक है, या कोई भी पार्टिकल्स की कितनी एनर्जी है। ठीक है। और सेकंड क्या है? टाइप्स ऑफ रेडिएशन इमिटेड, कोई भी कंपाउंड या कोई भी एटम कितने प्रकार की रेडिएशन इमिट कर रहा है। ठीक है, या कितनी रेडिएशन इमिट कर रहा है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड या कोई भी पार्टिकल है वो कितने प्रकार की रेडिएशन इमिट कर रहा है, वो उसकी क्या होती है? टाइप्स ऑफ रेडिएशन इमिटेड। और थर्ड क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन, उसमें कौन सी रेडिएशन इमिट हो रही है? अल्फा हो रही है, बीटा हो रही है या गामा हो रही है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट कौन सी है? एनर्जी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की कितनी एनर्जी है। सेकंड है टाइप्स ऑफ रेडिएशन इमिटेड, कोई भी कंपाउंड कितने प्रकार की रेडिएशन इमिट कर रहा है। और थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये डिपेंड होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप में। अब देखते हैं इसका एक्सटर्नल सोर्स। कौन सा सोर्स? इसका एक्सटर्नल सोर्स यहां पर हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है। अब एक्सटर्नल सोर्स का मीन यहाँ पर क्या हुआ? आपको पता है एक्सटर्नल मतलब बाहर ही, तो यहाँ पर बॉडी से बाहर यूज करना है। ठीक है, कैसे? अब देखते हैं बॉडी से बाहर। सील्ड सोर्स। अब ये सील्ड क्या है? यहाँ पर सील्ड एक डिवाइस है। क्या ये एक सील्ड क्या है? एक डिवाइस है सील्ड। ठीक है, ऐसे बॉक्स टाइप में एक डिवाइस है जिसमें हम क्या है, जिसमें क्या होती है? रेडिएशन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या कर सकते हैं? रेडिएशन स्टोर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर एक बार। सील्ड सोर्स इम्प्लांट इन ए टिश्यू। अब सील्ड सोर्स किस में इम्प्लांट होगा? टिश्यू में इम्प्लांट होगा। किस में इम्प्लांट होगा? टिश्यू में इम्प्लांट होगा। कैसे? जैसे ये कोई टिश्यू है। ठीक है, ये कोई टिश्यू है। अब ये कोई रेडिएशन है। ठीक है, अब रेडिएशन को किस में इम्प्लांट कर रहे हैं? टिश्यू में इम्प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको इम्प्लांट कर सकते हैं? रेडिएशन को इम्प्लांट कर सकते हैं टिश्यू में। अब क्या होगा? एंड डोज इज विड्रोविंग बाय द रिमूवल ऑफ सोर्स ऑफ फ्रॉम टिश्यू। अब यदि इस रेडिएशन ने अपना काम कर दिया तो इसको टिश्यू के द्वारा क्या कर सकते हैं? विड्रॉल कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं। किसको? रेडिएशन को। ठीक है, किसी भी डिजीज की यदि डायग्नोसिस हो गया या उसका ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, जिस पर्पज से हमने इसको यूज किया था, ठीक है, तो इसको बाहर बाहर निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, बाद में ये हो गया इसका एक्सटर्नल यूज। अब ये थ्री टाइप्स का होता है। ठीक है, कितने टाइप्स का होता है?
थ्री टाइप्स का होता है। देख लेते हैं हम यहाँ पर एक बार थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है सरफेस सोर्स। कौन सा है? सरफेस सोर्स। सरफेस सोर्स में क्या यूज होगा? फर्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजिकल, ठीक है, और सेकंड डर्मेटोलॉजिकल, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिकल यहाँ पर मीन क्या हुआ? ऑप्थेल्मोलॉजिकल मीन है यहाँ पर आई से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? आई से रिलेटेड। यहाँ पर किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड है यहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजिकल। और डर्मेटोलॉजिकल यहाँ पर स्किन से रिलेटेड है। किससे? स्किन से रिलेटेड है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस सोर्स किस किस में यूज होगा? ऑप्थेल्मोलॉजिकल मीन्स आई से रिलेटेड और डर्मेटोलॉजिकल मीन्स स्किन से रिलेटेड। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कौन सा एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है स्ट्रोंशियम 90। कौन सा एग्जाम्पल है? स्ट्रोंशियम 90 इसका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या काम करता है। यूज फॉर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ आई एंड स्किन कैंसर। यदि हमारे स्किन एंड आई में कैंसर हो गया तो इसके ट्रीटमेंट के लिए या इसके डिटेक्शन के लिए कौन सा यूज होगा? कौन सा कंपाउंड यूज होगा? कौन सा पार्टिकल यूज होगा? स्ट्रोंशियम 90 यूज होगा, ठीक है। कौन सा यूज होगा? स्ट्रोंशियम 90 यूज होगा। अब देखते हैं सेकेंड सोर्स, टेलीथेरेपी सोर्स, ठीक है। कौन सा सोर्स? टेलीथेरेपी सोर्स। अब टेलीथेरेपी का मीन यहाँ पर आपको ये देखना है। टेलीथेरेपी का मीन आपको क्या देखना है? आपको यहाँ पर टेलीथेरेपी का मीन होता है कि हमारे को यहाँ पर रेडिएशन बॉडी से दूर रखना है। क्या करना है? जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पर रेडिएशन को क्या करना है? बॉडी से दूर रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर यूज एज प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट। किसके रूप में यूज करेंगे? प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट के रूप में यूज करेंगे इसको, ठीक है। किस में? घाव में, ठीक है। किस में? घाव में, लेसन में, ठीक है। किस में? लेसन में। लेसन मीन्स घाव। और वेयर सर्जिकल रिमूवल ऑफ लेसन नॉट पॉसिबल। यदि जहां पर घाव है बॉडी में, यदि हम उसको सर्जरी की सहायता से रिमूव नहीं कर सकते तो वहां पर क्या क्या यूज होगा? टेलीथेरेपी सोर्स यूज होगा, ठीक है। यदि अपनी बॉडी में कहीं पर घाव हो गया, उसको सर्जरी की सहायता से हम रिमूव नहीं कर सकते तो वहां पर क्या यूज होगा? टेलीथेरेपी सोर्स यूज होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल कौन सा है देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोबाल्ट 60। कौन सा है? कोबाल्ट इसकी क्या है? इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर और कौन सा है? सीजियम 137, ठीक है। सीजियम 137 भी इसका एग्जाम्पल है। तो किस पर्पज से यूज होंगे? किस पर्पज से यूज होंगे? ये टेलीथेरेपी पर्पज से यूज होंगे, ठीक है। कोबाल्ट 60 और सीजियम 137। अब थर्ड देखते हैं यहाँ पर। थर्ड कौन सा प्रोसेस है यहाँ पर? कौन सा है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल इरिडेशन, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल इरिडेशन का मीन्स यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल इरिडेशन का मीन्स यहाँ पर अब मान लो ये हमारी क्या है? बॉडी है। क्या है? ये हमारी बॉडी है, ठीक है। अब बॉडी में से जैसे ये क्या है? रेडिएशन है, जहां पर रेडिएशन सोर्स है, जिसमें क्या है? रेडिएशन है, जिससे ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बॉडी से ब्लड निकालेंगे, ठीक है। बॉडी से ब्लड पास आउट करेंगे रेडिएशन सोर्स में, ठीक है। अब रेडिएशन सोर्स क्या करेगा? यदि अपने ब्लड में कोई भी कैंसर है, ठीक है, या कोई भी डिजीज है, तो उसको ठीक करके या उसका डायग्नोसिस करके या उसका ट्रीटमेंट करके वापस बॉडी में भेज देगा। वो क्या होती है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल इरिडेशन, ठीक है। वो क्या होती है? एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल इरिडेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? द एक्सरे जनरेशन। क्या यूज होगा? द एक्सरे जनरेशन और यूज इनिशियली ऑन ब्लड। सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सरे जनरेट कराएंगे ब्लड में, ठीक है। फॉलोड बाय कोबाल्ट 60 के द्वारा। किसके द्वारा? कोबाल्ट 60 के द्वारा, ठीक है। विच लीड्स टू डिप्लेशन ऑफ लिम्फोसाइट। और किसका डिप्लेशन होगा? लिम्फोसाइट का डिप्लेशन होगा, ठीक है। अब यहां पर आगे देखते हैं थर्ड, इंटरनल सोर्स। फर्स्ट हमने देख लिया एक्सटर्नल सोर्स। अब सेकंड कौन सा देख रहे हैं हम यहाँ पर? इंटरनल सोर्स। अब इंटरनल सोर्स देख लेते हैं हम यहाँ पर एक बार। इंटरनल सोर्स, अब इंटरनल का मीन आपको पता है, किस अंदर की तरफ होगा, बॉडी के अंदर की तरफ। देख लेते हैं हम यहाँ पर एक बार। दीज एजेंट आर गिवन ए सोल्यूशन। किस रूप में यूज होगा? सोल्यूशन के रूप में, ठीक है। किस रूप में? सोल्यूशन के रूप में, कैप्सूल्स के रूप में और इंजेक्शन के रूप में। इंजेक्शन के रूप में आईवीबी और आईएमबी, ठीक है। आईवी इंट्रावीनस, आईएम इंट्रामस्कुलर भी, ठीक है। इंटरनल सोर्स के रूप में क्या क्या यूज होगा? सॉल्यूशन यूज होगा, कैप्सूल्स यूज होगा और इंजेक्शन भी यूज होगा। अब इसका फर्स्ट सोर्स देख लेते हैं अपन। फर्स्ट सोर्स कौन सा है? इन्फ्यूजन, ठीक है। इन्फ्यूजन के रूप में हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। कैसे इन्फ्यूजन के रूप में? गोल्ड 198 एंड फॉस्फोरस 32 आर यूज एज इन्फ्यूजन। कौन कौन सा यूज होगा? गोल्ड 190 एंड फॉस्फोरस 32 किस रूप में यूज होगा? इन्फ्यूजन के रूप में यूज होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर गोल्ड 198 क्या करता है? गोल्ड 198 क्या करता है यहाँ पर? हम यहाँ पर देख लेते हैं बार गोल्ड 198 क्या करता है हम एक बार।
यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ पेरिटोनियल एंड प्लूरल डिफ्यूजन, क्या करेगा, यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ पेरिटोनियल एंड प्लूरल डिफ्यूजन एसोसिएटेड विथ मैग्नेट ट्यूमर। अब यहाँ पर पेरिटोनियम का मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर पेरिटोनियम किसको बोलते हैं, जैसे ये अपनी एब्डोमेन है, ठीक है, क्या है ये, एब्डोमेन है, एब्डोमेन लोअर पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, या स्टोमक पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, एब्डोमेन है। अब एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन है हमारे, क्या है, जितने भी ऑर्गन हमारे, अब उन सब के ऊपर जो फर्स्ट लेयर होती है ना, ठीक है, फर्स्ट लेयर होती है ना, वो क्या होती है, पेरिटोनियम होती है। कौन सी होती है वो, पेरिटोनियम होती है वो, ठीक है, वो कौन सी होती है, पेरिटोनियम होती है, ठीक है। और प्लूरल, प्लूरल आपको से रिलेटेड है, ये आपका किससे रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड है, प्लूरल केविटी, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन, तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्या होगा, मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, इन विच फ्लूइड एक्यूमुलेटेड इन एब्डोमेन और चेस्ट, ये फ्लूइड कहाँ पर संचित हो जाएगा, या तो चेस्ट में, चेस्ट में क्या है, लंग्स, और एब्डोमेन में क्या है, अपने ऑर्गन, ठीक है। तो गोल्ड 198 का यूज किस में होगा, पेरिटोनियल प्लूरल डिफ्यूजन में, ठीक है। अब बी देखते हैं यहाँ पर इंटेस्टाइनल इम्प्लांट्स के रूप में, किसके रूप में, इंटेस्टाइनल इम्प्लांट्स के रूप में। अब इंटेस्टाइनल इम्प्लांट्स के रूप में कैसे क्या हुआ यहाँ पर, मीन्स इंटेस्टाइनल इम्प्लांट्स का मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, इंटेस्टाइनल इम्प्लांट्स का मीन है यहाँ पर कि इंटेस्टाइनल में क्या करवाए, इम्प्लांट्स करवा रहे हैं हम रेडिएशन को, ठीक है, इम्प्लांट मतलब वहां पर संचित करवा रहे हैं रेडिएशन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, द इम्प्लांट्स आर स्पेस एट इंटरनल अलोंग ए नाइलॉन रिबन, ठीक है। अब वहां पर क्या यूज होगा, नाइलॉन रिबन यूज होगा, ठीक है, क्या यूज होगा, नाइलॉन रिबन यूज होगा। नाइलॉन रिबन कोई डिवाइस है, ठीक है, जिसमें रेडिएशन सोर्स होता है, ठीक है, और वहां पर कहाँ पर इम्प्लांट होता है, इंटेस्टाइनल में इम्प्लांट होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज होगा, इरिडियम 198 192, ठीक है, कौन सा यूज होगा, इरिडियम 192। अब इसका क्या यूज है, इरिडियम 192 का, यूज एज इंटेस्टाइनल इम्प्लांट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स, किसके लिए यूज होगा, किसमें इम्प्लांट करेंगे, इंटेस्टाइन में इम्प्लांट करेंगे, किसके लिए, ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट के लिए। यदि यदि हमारे इंटेस्टाइन में ट्यूमर हो गया, यदि हमारे इंटेस्टाइन में ट्यूमर हो गया, तो वहां पर क्या करेगा, ये ट्रीटमेंट करेगा ट्यूमर्स का, ठीक है, कौन सा, इरिडियम 192, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब और टारगेटेड थेरेपी। अब आप टारगेटेड थेरेपी का मीन्स ऐसे समझो, जैसे हमारी क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, यहाँ पर डिजीज जनरेट हुआ है, ये हमारा एक रेडिएशन सोर्स है, क्या है, रेडिएशन सोर्स है। अब ये रेडिएशन सोर्स यहीं पर आके एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, यहीं पर आके एब्जॉर्ब होगा, क्यों होगा एब्जॉर्ब यहीं पर आके, क्योंकि टारगेट ऑर्गन है, टारगेट ऑर्गन मीन्स यहाँ से डिजीज जनरेट हुआ है, यहाँ पर एब्जॉर्ब होके क्या होगा, यहीं से क्या होगा, इसका एक्टिवेशन होगा, क्या होगा, इसका एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन हो गया तो अपना काम स्टार्ट कर देगा, मीन्स डिजीज का क्या करेगा, या तो डायग्नोसिस करेगा या फिर उसका ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, दे विल एब्जॉर्ब एट द साइट ऑफ एक्शन ऑन गेट्स एक्टिवेटेड एट डिजायर्ड प्लेस, किसी भी डिजायर्ड प्लेस पर आकर ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगा और साइट ऑफ एक्शन पर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है, और अपना काम स्टार्ट कर देगा। अब इसके दो एग्जाम्पल है, एक तो है फॉस्फोरस 32, कौन कौन सा है, एक तो है फॉस्फोरस 32, एक है इट्रियम 30, कौन कौन से है, एक तो है फॉस्फोरस 30, एक है इट्रियम 30। अब इट्रियम 30 का क्या काम है, यहाँ पर इट्रियम 30 का काम है ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या है यहाँ पर, ल्यूकेमिया हम यहाँ ब्लड कैंसर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, यहाँ पर ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो इट्रियम 30 का क्या यूज है, यहाँ पर ब्लड कैंसर के रूप में इसका यूज है। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस कर लिया, थेरेपेटिक एप्लीकेशन, कौन सा किया था, थेरेपेटिक एप्लीकेशन हमने कर लिया। अब हम यहाँ पर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सेकंड कौन सा है, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, कौन सा है, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन सेकंड प्रोसेस है। अब यहाँ पर डायग्नोसिस का मीन क्या हुआ, डायग्नोसिस का मीन होता है किसी भी डिजीज की पहचान करना, ठीक है, किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करना। क्या बोला मैंने, डायग्नोसिस का मीन किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पर कुछ डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं हम, यहाँ पर कौन कौन सी है, सम पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ बॉडी डायग्नोज बाय एम्प्लॉइंग सर्टेन रेडियो आइसोटोप, कुछ रेडियो आइसोटोप के द्वारा हम बॉडी की किसी भी डिजीज का क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट कौन सा है, क्रोमेटेड एल्बुमिन, कौन सा है, क्रोमेटेड एल्बुमिन। अब देखते हैं क्रोमेटेड एल्बुमिन क्या होता है, इसमें किसका एग्जाम्पल यूज होगा, क्रोमियम 51 का यूज होगा। अब क्रोमियम 51 क्या करेगा यहाँ पर, डिटेक्शन एंड क्वांटिटेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोटीन लॉस एंड प्लेसेंटा लोकलाइजेशन,
ये क्या करेगा, क्रोमियम 51 क्या करेगा, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रोटीन लॉस हुआ है, ठीक है, यदि हमारे इंटेस्टाइनल में प्रोटीन का लॉस हुआ है तो वहाँ का क्या करेगा, ये डिटेक्शन करेगा और वहाँ की क्या करेगा, क्वांटिटी जांचेगा। सेकंड क्या काम इसका, ये प्लेसेंटा की लोकेशन भी बताएगा, ठीक है, फीमेल में प्लेसेंटा की क्या बताएगा, ये लोकेशन भी बताएगा, ठीक है। ये तो हुआ क्रोमियम 51। सेकंड कौन सा है, आयोडीन। आयोडीन में कौन कौन से आयोडीन में, आयोडीन 150 125 और आयोडीन 131, ठीक है, कौन से, आयोडीन 125 एंड आयोडीन 131। अब इनका क्या यूज है, एक बार देख लेते हैं। यूज टू स्टडी इंसुलिन काइनेटिक्स एंड इट्स प्लाज्मा डिसअपीयरेंस, किस के रूप में यूज होगा, इंसुलिन काइनेटिक्स के रूप में और प्लाज्मा डिसअपीयरेंस के रूप में इसका यूज होगा। यह है आयोडीन। थर्ड कौन सा है, आयोडीनेटेड एल्बुमिन इंजेक्शन। कौन सा है, आयोडीनेटेड एल्बुमिन इंजेक्शन। अब इसमें कौन सा एग्जांपल यूज होगे, आयोडीन 125 एंड आयोडीन 131 यूज होगा। अब इसका क्या यूज है, यूज टू डिटरमाइन ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन। किस का डिटर्मिनेशन करेगा, ये ब्लड का डिटर्मिनेशन करेगा, ठीक है, प्लाज्मा वॉल्यूम का डिटर्मिनेशन करेगा और कार्डियक आउटपुट का भी डिटर्मिनेशन करेगा और साथ साथ में ब्रेन ट्यूमर। अब जहाँ जैसे हमारे ब्रेन में क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, तो क्या बता सकता है, उसको भी बता सकता है कि हमारे ब्रेन में ट्यूमर है, ठीक है। ये हो गया आयोडीनेटेड एल्बुमिन इंजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ है साइनोकोबालामीन कोबाल्ट। कौन सा है, साइनोकोबालामीन कोबाल्ट है यहाँ पर फोर्थ। इसमें किसका यूज होगा, कोबाल्ट 60 का यूज होगा। अब यहाँ पर कोबाल्ट 60 क्या करता है, यूज फॉर एब्जॉर्प्शन एंड डिपोजिशन ऑफ विटामिन B12 इन मेगाब्लास्टिक एनीमिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपको पता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, इस एनीमिया में क्या होगा, मेगाब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, जो अपनी आरबीसी है उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, आरबीसी का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, आरबी का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, और आरबीसी के नंबर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। इसको क्या बोलते हैं अपन, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन B12 क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो किसका यूज होगा कोबाल्ट 60 का, यहाँ पर यूज फॉर एब्जॉर्प्शन एंड डिपोजिशन ऑफ विटामिन B12। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में यूज होता है, किसके रूप में, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के रूप में, ठीक। अब यहाँ पर फिफ्थ है फाइब्रिनोजन 125 आयोडीन, ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा, फाइब्रिनोजन के रूप में 125 आयोडीन। अब ये क्या काम करता है आयोडीन के रूप में, यूज टू डायग्नोसिस एंड लोकलाइजेशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब यहाँ पर थ्रोम्बोसिस का मीन क्या है, यहाँ पर थ्रोम्बोसिस हम किसको बोल रहे हैं, क्लोट को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्लोट को थ्रोम्बोसिस बोल रहे हैं। जैसे अपनी बॉडी में या अपने ब्लड में क्या हो जाए, थक्के जम जाते हैं ना, ठीक है, क्लोट, ठीक है, जैसे थक्के क्यों जमते हैं, क्लोट क्यों जमते हैं हमारी बॉडी में, क्यों होता है क्लोट फॉर्मेशन, क्योंकि जैसे अपन कोई भी स्टेरॉइड खाते हैं ज़्यादा, ठीक है, कोई भी फैट सब्सटेंस ज़्यादा खा लेते हैं, उसकी वजह से थक्के जम जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जम जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसके रूप में यूज होगा है, यूज टू डायग्नोसिस एंड लोकलाइजेशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। यदि हमारे डीप वेन में थ्रोम्बोसिस हो गया, ठीक है, क्लोट बन गया, तो वहां पर क्या करेगा है, उसकी लोकेशन बताएगा और उसकी क्या करेगा, डायग्नोसिस करेगा। कौन सा, फाइब्रिनोजन 125I। अब अगला देखते हैं कैल्शियम 44 एंड कैल्शियम 45। ये क्या काम करेंगे, यूज टू स्टडी बोन स्ट्रक्चर एंड ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ बोन्स। ये क्या करेंगे, बोन की स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, ठीक है, क्या बताएंगे, बोन की स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे एंड कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट्स के रूप में भी यूज होंगे। कार्सिनोमा कैंसर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कार्सिनोमा किसको बोलते हैं, कैंसर को बोलते हैं, ठीक है। तो किसके ट्रीटमेंट के रूप में यूज होगा, कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट के रूप में यूज होगा, किसका, कैल्शियम 44 का एंड कैल्शियम 45 का। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, कार्बन 14 है। अब यहाँ पर कार्बन 14 का यूज क्या होगा, यहाँ पर कार्बन 14 है। अब ये किस में यूज होगा, यूज फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किसके मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में और फैट्स के मेटाबॉलिज्म में और ड्रग एक्सक्रीशन, ये ड्रग एक्सक्रीशन में भी यूज होता है, ठीक है, कार्बन 14। अब देखते हैं अगला नाइट्रोजन 13 एंड नाइट्रोजन 15। कौन सा, नाइट्रोजन 13 और नाइट्रोजन 15।
अब इनका क्या यूज होगा, यूजफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एमिनो एसिड, ये किसके रूप में यूज होंगे, एमिनो एसिड के डिटेक्शन या एमिनो एसिड के इन्वेस्टिगेशन में, एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, और किस में हेल्प करेंगे, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। सेकंड प्रोसेस कौन सा हुआ, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन। हमने डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में क्या क्या पढ़ लिया, कौन कौन से एटम्स पढ़ लिए यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन से, एक तो पढ़ लिया क्रोमेटेटेड एल्बुमिन, ठीक है, सेकंड आयोडीन, आयोडीन के रूप में 125 एंड 131, थर्ड है आयोडीनेटेड एल्बुमिन इंजेक्शन, आयोडीनेटेड एल्बुमिन इंजेक्शन, इसके रूप में कौन सा यूज होगा, आयोडीन 125, आयोडीन 131, और डी है साइनोकोबालामिन कोबाल्ट, और ई है फाइब्रिनोजन 125I, एफ है यहाँ पर कैल्शियम 44 एंड कैल्शियम 45, जी यहाँ पर कार्बन 14, और एच है यहाँ पर नाइट्रोजन 13, नाइट्रोजन 15। अब यहाँ पर दो प्रोसेस हो गए, कौन कौन से प्रोसेस हो गए यहाँ पर, फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ लिया था, कौन सा, थेरेपेटिक एप्लीकेशन, सेकंड कौन सा पढ़ा था हमने, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन। अब थर्ड प्रोसेस यहाँ पर स्टरलाइजेशन। ठीक है, अब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का स्टरलाइजेशन के रूप में क्या यूज है, अब मैंने आपको बताया स्टरलाइजेशन का मीन्स क्या है, वहाँ पर स्टरलाइजेशन का मीन्स क्या है, वहाँ पर फ्री फ्रॉम माइक्रो बैक्टीरिया। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसको हमें यूज करना है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्टरलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, रेडिएशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन प्रोसेस। देखते हैं क्या होता है। रेडिएशन प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप आर यूजफुल टू स्टरलाइज वेरियस थर्मोलेबल सबस्टांस। हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप के द्वारा कुछ सबस्टांस को क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। कौन कौन से को, जैसे सिरिंज हो गई, ठीक है, सिरिंज हो गई, नीडल्स हो गई, ग्लव्स हो गए, या फिर अपने कपड़े हो गए, ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं, हम स्टरलाइज कर सकते हैं। और इनके स्टरलाइज के रूप में कौन सा यूज होता है, कोबाल्ट 60 यूज होता है। ठीक है, कौन सा, कोबाल्ट 60 यूज हो गया। अब मैंने आपको यहाँ कंप्लीट टॉपिक करा दिया है। कौन, इस टॉपिक का नाम क्या था, क्या पढ़ रहे थे हम यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। एप्लीकेशन में हमने फर्स्टली देखा था थेरेपेटिक एप्लीकेशन, ठीक है, सेकंड देखा था डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, और थर्ड देख लिया हमने स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हुआ, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। ठीक है, थैंक यू।